Assalamu alaikum everyone. This tutorial is for chapter number 25 of Halliday-Resnick Train volume 2 जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ का चैप्टर है और ये कोर्स लर्निंग आउटकम नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में और फिजिक्स कोर्स PH 101 के लिए इसके कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट फर्स्ट. पहला सवाल which I have chosen is about two equally charged particles. ये they are held two equally charged particles जो कि they are held 3.2 मिलीमीटर apart. तो पहले लिख लेते हैं ये Q1 हो गया और ये Q2 है. दोनों के दरमियान फासला जो है इट्स अबाउट 3.2 मिलीमीटर, यानी कि इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट्स यानी कि मीटर्स. अब Q1 की जो एक्सेलरेशन है वो है 7.22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दूसरे चार्ज की जो एक्सेलरेशन है वो है 9.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. mass of the first particle जो है वो है mass of the first particle जो है वो है 6.31 into 10 power minus 7 kg. अब since these are two equally charged particles, तो equally charged का मतलब है कि they may not have the same mass, क्योंकि इनकी एक्सेलरेशन जो है एक की 7.22 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है और दूसरे की 9.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट सिंस दे आर इक्वली चार्ज्ड, जिसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज तो इक्वल है. सो हम ये करते हैं कि द फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 ऑन चार्ज 2, इसकी नोटेशन जो है फोर्स की होगी F21, यानी कि 1 जो है वो सेकंड पे कितनी कूलम्बिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा. क्योंकि एक हमने पार्ट ए में ढूंढना है मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फोर्स इंटरेक्शन हैपनिंग बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स. दे डोंट हैव टू हैव द सेम मास, क्योंकि हमें ये तो ऑब्वियस ही है कि इनकी अगर एक्सेलरेशन जो है वो फर्क है तो इनका मास फर्क होगा. बट जो फोर्स चार्ज 1 2 पे कर रहा है इट शुड इक्वल जो फोर्स पार्टिकल 2 1 पे कर रहा है. दिस शुड बी इक्वल एंड in magnitude, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो दोनों इक्वल हैं. So if this is the case, we can use Newton's second law, which states कि m1 और a1 की एक्सेलरेशन जो है वो m2 और a2 की एक्सेलरेशन के बराबर है. So we have three known quantities. a1 हमें पता है क्या है, a2 हमें पता है क्या है, और हमें mass भी पता है कि क्या है, mass of the first particle. तो m2 is simply m1 a1 divided by acceleration of the second particle. ये तो हो गया part A. The second one is the magnitude of the common charge. अब magnitude के लिए हम इस्तेमाल कर, ये तो part A का आंसर है, सॉरी. मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ऑफ द कॉमन चार्ज, यानी कि कितना मैग्नीट्यूड है, उसके लिए विल सिंपली अप्लाई कूलम्स लॉ which states कि force which is F12 is actually equal to F21 because the charges are same. तो ये जो common force है this is equal to 1/4 pi epsilon, और ऊपर Q1 चार्ज का प्रोडक्ट ले लें Q2 से and divided by the distance between them. तो हमें Q1 का चार्ज जो है वो और Q2 का चार्ज, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो वी कैन सिंपली राइट Q square
divided by 4 pi epsilon r square। अब r जो था वो था 3.2 मिलीमीटर, तो 3.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर बन गया। और फोर्स जो थी वो हमने पार्ट ए में अब हमें फोर्स एक्चुअली पता है क्योंकि हमें m1 पता था, a1 भी पता है, multiplied by that by the distance 3.2 into 10 power -3 whole square multiply by 4 pi epsilon, और ये क्योंकि is equal to q square है तो you can take the under root, that makes q is equal to the under root of this whole equation। my apologies, ये मुझे ड्राइंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट इसका आंसर जो है वो इक्वल टू 7.2 इंटू 10 पावर -11 कूलम है। तो ये तो खैर काफ़ी आसान सवाल था। इसमें आमतौर पे कंफ्यूजन ये होती है कि दो पार्टिकल्स जो हैं उनके मैसेज फ़र्क हैं, बट क्योंकि चार्ज सेम है तो इसलिए वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे। F12 यानी कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1 शुड बी इक्वल टू F21, दैट मीन्स कि जो फोर्स एक्सर्ट 1 2 पे करती है। अगला सवाल लाइटली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक नया सिनेरियो है तो इसलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, and then we are going to move on to more difficult questions. Now there are three charged particles Q1, Q2 और Q3। Q1 और Q2 we assume are fixed. Q3 जो है that is free to move but it's not moving, that means कि किसी किस्म का equilibrium maintain हुआ है। since these all three are charged तो that means कि Coulomb's force जो है वो Q2 भी और Q1 भी इस पर Q3 पे एक्ट कर रही होगी, और वो इस तरह एक्ट कर रही है कि the force due to 1 on 3 should be equal to the force exerted by 2 on 3। however होनी इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, ताकि अगर Q1 जो है Q1 इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है तो Q2 इसको पुश कर रहा होगा, ताकि ये पुल और पुश जो है वो इक्वेट करके कैंसिल आउट कर जाए। तो इसका मतलब है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन एक फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दिस मीन्स कि वन ऑफ देम आर लाइक चार्जेस एंड द अदर वुड बी, अगर हम यही सिनेरियो लें तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो कि ये माइनस हो। दैट मीन्स ये Q1 Q3 को अपनी तरफ पुल कर रही है, जबकि Q2 को भी फिर माइनस होना पड़ेगा क्योंकि ये जो है इसको अपने से पुश कर रही है, अपने से दूर फेंक रही है। तो अगर ये बेसिकली एक्सप्रेशन बनता है F31 शुड बी इक्वल टू माइनस और F32। अगेन हम इसमें कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। कूलम्स लॉ F31 के लिए क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 2d होल स्क्वायर हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3, और Q2 और Q3 का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ d है, इसलिए यहां पे लिख दिया d स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे f मैं दोबारा लिख देता हूँ 3(1) इज इक्वल टू माइनस F32, और 4 पाई एप्सिलॉन भी कट जाएगा तो बाकी रह गया Q3 Q1 ओवर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 Q2
ओवर डी स्क्वायर। इसका मतलब है कि डी स्क्वायर और डी स्क्वायर यहाँ पे कट गया, Q3 और Q3 भी कट गया। और इस सवाल में हमने ढूंढना ये था कि व्हाट इज Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2। तो Q1 जो है इन टर्म्स ऑफ Q2 कितना है, तो Q1 is 4 times that of Q2 in order for the charge position Q3 जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। अब हम थोड़े लेवल ऑफ डिफिकल्टी सवाल की बढ़ा देते हैं and we move on to the third question, which is lengthy as well as difficult. क्यूब है जिसकी एजेस ए हैं, दैट मीन्स कि ये सारी एजेस जो हैं वो ए इनका डिस्टेंस है, एक वेरिएबल गिवन है, ये ए क्यूब इसका वॉल्यूम है। और इस दिखाना ये है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, किसी ये 8 पॉइंट्स पे क्यूब के चार्जेस पड़े हैं और किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो है F इज इक्वल टू 0.262 क्यू स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन ए स्क्वायर। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम चार्ज 1 पे को पिक करते हैं और देखते हैं कि हर बाकी 7 चार्जेस जो हैं 2 से लेके 8 तक वो टोटल फोर्स जो इस पे एक्सर्ट कितनी कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.262 क्यू स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन ए स्क्वायर। नाउ फर्स्टली हम F12 लेते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है चार्ज एट चार्ज नंबर 2 वो चार्ज नंबर 1 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगेन कूलम्स लॉ, स्ट्रेट एंड सिंपल, 4 पाई एप्सिलॉन, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और इनके दरमियान का फासला जो है वो ए स्क्वायर है, ए है, एंड वी हैव टू स्क्वायर इट। ये तो आसान हो गया। अब हम बाकी थर्ड चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और डिस्टेंस तो यही है ए स्क्वायर, और F14 का भी एग्जैक्टली यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q4 ओवर ए स्क्वायर। तो इन सारे तीनों के डिस्टेंसेस तो सेम है। हाउएवर force is a vector quantity, so we have to define it in terms of I, J and K, क्योंकि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो F12 को अगर हम I ले लें, सो दिस इज इसे मैं यहाँ I ले लेता हूँ बिकॉज लेट्स अज्यूम कि ये एक्स डायरेक्शन में, अगर F12 जो है वो एक्स डायरेक्शन में है तो चार्ज जो 3 है उसको मैं वाई डायरेक्शन में ले लेता हूँ, और तीसरा F14 जो है फिर इसको मैं के डायरेक्शन में ले लेता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आई जे के अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। वंस यू डिफाइन दैट तो फिर हम आगे चलते हैं। तो F12 F13 और F14 ये आई जे और के की टर्म्स में आ गए। अब हम फिफ्थ चार्ज की तरफ चलते हैं। प्लीज स्लाइड। अच्छा, तो अब 1 पर चार्ज नंबर 5 कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसका मतलब हुआ 1/5 नोटेशनली, और कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q5 ओवर R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5। अगर इसको हम ट्रायंगल बना लें तो ये बनेगा 5, ये पॉइंट बनेगा 1 और ये पॉइंट बनेगा 3। ये देखें ये डिस्टेंस है बेसिकली। एक क्यूब के फेस का 2 ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। हमें पता है कि 1 से 3 तक का फासला ये है और हमें ये भी पता है कि इस 3 से 5 तक का भी फासला ये है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी वुड नो कि द डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितना है,
आर स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a²। अब आर स्क्वायर ही हमने क्योंकि यहाँ पे लिखना है तो मैं इसको अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 2a² लिख देता हूँ। अब 1/6 के लिए भी और 1/7 के लिए भी, the force exerted by charge 6 on 1 और the force exerted by charge 7 on 1, उनका डिस्टेंस भी इतना ही है, 1/6 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q6 और ये भी 2a² है। और F17 जो है वो भी देखें, वो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, अगेन इट्स द सेम ट्राइंगल। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q7 और 2a², ये 7 है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है एंड वी हैव टू डू दैट बिकॉज अगेन F जो फोर्स एग्जर्ट 7 से कर रहा है वो I और J की टर्म्स में होगा। इसके पास I हमने ये डिफाइन किया था ना, ये वाला, और J जो था वो हमने ये वाला डिफाइन किया था, बिकॉज आपको याद है F13 जो था वो J था और F12 जो था वो I था। तो ये 7 जो है इसका कोई कंपोनेंट I पर भी है और कोई कंपोनेंट J पे भी है। F12 का तो सिर्फ I पे था, F13 का सिर्फ J पे था, उसमें 0I और 0K था। 7 जो है वो I पे भी मौजूद है यानी कि X एक्सिस पे भी और Y एक्सिस पे भी मौजूद है। इसी तरह लेट्स स्टार्ट विद F15। इस केस में J पे भी मौजूद है और K पे भी मौजूद है, बिकॉज हमने F14 जो था वो J लिया था, ये वाला, सॉरी F14 K लिया था। तो ये J पे भी है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि Y एक्सिस पे भी और Z एक्सिस पे भी एग्जिस्ट करता है F15। तो F15 के लिए हमने इसको यूनिट वेक्टर से डिफाइन करना है, और यूनिट वेक्टर से डिफाइन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये J पर भी है और ये K पर भी है। और यूनिट वेक्टर के लिए आपको पता है कि यू हैव टू डिवाइड इट विद 1 + 1, ये, और ये 5 का बन गया, F16 का बीच में बन गया I और K, यानी कि F16 जो है वो I पे भी एग्जिस्ट करता है और सॉरी K पे भी एग्जिस्ट करता है। So I'm having problems इस टेबलेट से मैनेज करने के लिए, my apologies, लेकिन I hope you can understand what I'm saying कि ये I पे भी है यानी कि X पे भी और ये Z पर भी। इसी तरह F17 जो है ये I पर भी है और J पे भी यानी कि X और Y एक्सिस पे। तो ये हमने F12 13 14 डिफाइन कर दिया IJK की टर्म्स में। फिर हमने F15 F16 F17 डिफाइन कर दिया। अब आखिरी सिर्फ रह गया F18। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे F18 की वजह से 1 पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है, इस्तेमाल तो हमने कूलम्स लॉ ही करना है, लेकिन 8 जो है वो I पे भी एग्जिस्ट करता है यानी कि इस पे X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे भी एग्जिस्ट करता है यानी कि J, और इसका कोई K वेक्टर भी होगा, बिकॉज K कंपोनेंट भी होगा बिकॉज ये Z एक्सिस पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो F18 के लिए कूलम्स लॉ इस्तेमाल करना है, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस केस में आर स्क्वायर क्या होगा, इस केस आर स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, जिसका मतलब हुआ कि 3a²। तो यहाँ पे ये जो R18 का फासला था ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज इट्स ऑन 3 डायमेंशन, I J K तीनों कंपोनेंट्स हैं इसके, तो हम इसको ढूंढने के लिए वो जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे और ये 3a² से डिवाइड कर देंगे, विच इज द डिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन वाज
कि किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए, और वो 0.262 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर, ये 0.262 है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं तो आप वीडियो में पीछे जाके चेक कर लें। और ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर है। ऑल ऑफ द चार्जेस पर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। हमने चार्ज 1 से स्टार्ट किया, हमने F12 F13 14 15 से लेके F18 तक नेट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। बिकॉज ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सारों के कंपोनेंट्स होंगे आई, जे और के में। अब हम किसी एक को आई यूनिट वेक्टर का लेते हैं। आपको पता है कि वी कांट ऐड आई विद जे और आई विद के, यू कैन ओनली ऐड आई कंपोनेंट्स विद आई कंपोनेंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने भी कंपोनेंट्स है वापस में ऐड हो जाएंगे, जे जे में हो जाएंगे और के में हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जस्ट द आई कंपोनेंट। तो जो आई कंपोनेंट है वो चार्ज 2 पे था, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Q1 था, Q2 था, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर था। अच्छा, अब चार्ज F16 जो था उसका भी एक आई कंपोनेंट था, चार्ज F17 का भी एक आई कंपोनेंट था, और F18 का भी एक वाई कंपोनेंट है। सॉरी, मैं यहाँ पे आई जे के की वेक्टर्स लिखना भूल गया, तो लेट मी ऐड दैट। ये जो है ये आई पे भी एग्जिस्ट करता है, जे पे भी एग्जिस्ट करता है चार्ज नंबर 8, और के पे भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक्स वाई और एक्सिस पे। तो आई प्लस जे प्लस के ये सब पे एग्जिस्ट करता है। अब इसका जो है हमने यूनिट वेक्टर्स बनाने हैं, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए हम डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, कंप्लीट मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये अंडर रूट जे भी अंडर रूट 3 यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, जे यूनिट वेक्टर, और के यूनिट वेक्टर बनाने के लिए भी अंडर रूट 3। तो आई भी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, जे भी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और के भी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सो द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे के जो हैं वो 1 बन जाए। अच्छा, अब F18 पर भी आई का कंपोनेंट था, F17 पे भी था, 6 पे भी था, और F12 पे भी था। इधर मैं लिख देता हूँ F12। तो ये जो आई कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमने ऐड करने हैं। लेट्स ऐड देम अप। F12 जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 है एप्सिलॉन। Q1 और Q2 इक्वल हैं, सारे चार्जेस इक्वल हैं, तो वी कैन सिंपली राइट Q स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये F12 हो गया। अब वंस F16 और F17 के आई वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि वी कैन टेक Q स्क्वायर एंड A स्क्वायर कॉमन फॉर F12, 16, 17 एंड 18। ये चीज तो कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, बिकॉज ऑल द चार्जेस आर इक्वल। तो आपने उनका स्क्वायर ले लिया। डिस्टेंस में भी A स्क्वायर का कंपोनेंट आ रहा था, तो A स्क्वायर आपने बाहर ले निकाल लिया। अब F12 एक ही था और उसका डिस्टेंस भी A स्क्वायर ही था, तो ये तो 1 हो गया। ठीक, अब 16 और 17, इस केस में हमारे पास एक था 1/2 अंडर रूट 2। अब ये 2 कहाँ से आया है? ये 2A स्क्वायर था इसके नीचे जो डिस्टेंस, तो A स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, 2 और अंडर रूट 2 रह गया। अंडर रूट 2 आई को डिवाइड किया था यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, तो ये हम सिर्फ इसके F18 आई, F17 आई, F16 आई और F12 आई के यूनिट वेक्टर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। प्लस F17 का भी यही केस था, 2A स्क्वायर था और आई के नीचे अंडर रूट 2 लिखा हुआ था टू मेक इट अ यूनिट वेक्टर। और जो थर्ड है F18, वो क्या है, वो सामने नजर आ रहा है, दैट इज 3A स्क्वायर। तो यानी कि A स्क्वायर तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, 3 रह गया, और ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट।
तो ये हो गया √3 और ये हमने इसको क्लोज ऑफ कर लिया। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन रह गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इस एक्सप्रेशन को जहन में रखें, ये वाला मैं लेट मी चेंज द कलर। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ हमने निकाला है आई के लिए, बट एज यू कैन सी के जे के लिए भी एग्जैक्टली यही टर्म्स हैं, के के लिए भी यही एग्जैक्टली यही टर्म्स हैं। F1 to J, आई एम सॉरी एक सेकंड में ये स्लाइड जी। तो अब हमने आई के लिए पहले निकालने, फिर मैं बाकी पॉइंट पे आता हूँ। F1 जो सिर्फ F का आई यूनिट वेक्टर है, नेट F नेट हमने निकालना है। तो इसका जो आई कंपोनेंट है वो क्या बना, वो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया हुआ था। और उन तीनों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स 1.9। अब एफ नेट का अगर जे और फिर एफ नेट का के कंपोनेंट्स निकालें, सारे जे कंपोनेंट्स ऐड कर लें, के कंपोनेंट्स ऐड कर लें, तो बेसिकली यही टर्म बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1.9, और ये भी वही बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये इसको क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 1.9। अब ये मैं इधर, ये भी वही टर्म बन रही है। अब आपके पास आई जे और के आ गया इन टर्म्स ऑफ एफ नेट, इन टर्म्स ऑफ उसका आई कंपोनेंट, उसका जे कंपोनेंट, उसका के कंपोनेंट। अगेन जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे आई जे के की टर्म्स में, आई की टर्म्स में जो 1 पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है, जे की टर्म्स में जितनी भी फोर्स के कंपोनेंट्स उस पे एग्जर्ट हो रहे हैं, और के की टर्म्स में जितने भी कंपोनेंट्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया। दिस इज सिंपली, हम वी कैन, इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड लेना है आई जे और के, हम इन तीनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई करेंगे। आई जे का हमने क्योंकि नेट मैग्नीट्यूड ढूंढना है, हमने नेट मैग्नीट्यूड आई में भी ढूंढ लिया, जे में भी ढूंढ लिया, के में भी ढूंढ लिया। अब इनका अगर नेट मैग्नीट्यूड लेना है तो वो सिंपली 1.9 ओवर √3, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट, ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के हो गया। ये हमने एफ नेट निकालना था √3, and this whole stuff is multiplied by वही टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक, ये 1/4 पाई है। अब आपका इसका आंसर जब निकालेंगे तो 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 बना 5.7। ठीक, divide that by √3 because of Pythagoras theorem, and divide this as well with 4 pi, और यहाँ पे पीछे रह जाएगा क्यू स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन एंड ए स्क्वायर। तो ये जो 5.7 डिवाइडेड बाय √3 4 पाई है, ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बनता है, यू कैन कैलकुलेट इट, 0.262 क्यू स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन ए स्क्वायर। तो यही हमने शो करना था कि किसी भी एक चार्ज पर, हमने ये चार्ज नंबर 1 ले लिया, और ये देखना था कि नेट फोर्स ड्यू टू द अदर 7 चार्जेस जो कि क्यूब के डिफरेंट साइड्स पे पड़ी हैं, उनकी जो नेट फोर्स एग्जर्ट करता है वो इट इज इक्वल टू 0.262 क्यू स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन ए स्क्वायर। इस केस में हमने आई जे और के की टर्म्स में सारी फोर्सेस ली। ये हमने आई ले लिया था, ये जे ले लिया था, और ये जी एक्सेस ले लिया था यानी कि के, और फिर हमने सारों के इंडिविजुअली कैलकुलेट किए। Then we added I components to find the net force in I. Then we added all the J components. Then we all did all the K components, and then we took the magnitude
ऑफ आई जे के यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये तीनों ऐड होके डिवाइड बाय √3 हो जाते हैं। एंड इफ यू फाइंड, तो ये जो टर्म है ये टर्म 0.262 बनती है, और क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन ए स्क्वायर जो है वो हमने कॉमन ले लिया था। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज स्फीयर नंबर 1, दिस इज स्फीयर नंबर 2। कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, ऑपोजिट साइंस के चार्जेस हैं, यानी कि एक पे अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के दरमियान जो फोर्स की अट्रैक्शन है, यानी कि स्फीयर 1 2 पे और 2 1 पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वो दैट इज 0.108 न्यूटन, जब इनका डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 50 × 10⁻² मीटर्स। स्फीयर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए विद अ कंडक्टिंग वायर और फिर इसको रिमूव भी कर दिया जाए, तो स्फीयर जो हैं वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं 0.036 न्यूटन के साथ। तो व्हाट वर द इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स, यानी कि पहला अगर पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, तो जब 50 सेंटीमीटर की सेपरेशन थी तो तब उन पर जो फोर्स थी जो एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे थे वो 0.108 न्यूटन थी। और जब उनके दरमियान कंडक्टिंग वायर डाली, कंडक्टिंग वायर डालने का क्या मतलब है, दैट मीन्स दैट द चार्जेस विल बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फीयर नंबर 1 एंड 2। सो ये तो दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आफ्टर द कनेक्टिंग वायर इज कनेक्टेड विद देम। तो प्रीवियसली टोटल चार्ज क्या था, अब हमें पता है कि टोटल फोर्स जो थी जो एक दूसरे पे एक्सर्ट हो रही थी वो 0.108 न्यूटन है। अब हमने क्योंकि दीज आर कंडक्टिंग स्फीयर्स तो हम इनको पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं। अब यूजिंग कूलम्स लॉ हम कैलकुलेट करते हैं कि 0.108 न्यूटन शुड बी के Q1, यानी कि चार्ज ऑन स्फीयर नंबर 1 एंड चार्ज ऑन स्फीयर नंबर 2, दोनों का प्रोडक्ट लें, डिवाइड कर दें इसको डिस्टेंस के साथ, यानी कि ये जो r डिस्टेंस है बिटवीन देम और उसका स्क्वायर, या r12 भी बल्कि मैं लिख देता हूँ। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.108 न्यूटन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो फोर्स 2 थी, दैट इज इक्वल टू 0.036 न्यूटन, जब कंडक्टिंग वायर की वजह से दोनों पर चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ दोबारा लगाएं कि डिस्टेंस जो है वो उतना ही है, वो 50 × 10⁻² स्क्वायर ही है, और अब चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए, तो जिसका मतलब है कि Q1 प्लस Q2 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो ये अब नेट चार्जेस हैं एक स्फीयर पे, और दूसरे पे भी इतना ही है, तो 1/2 Q1 प्लस Q2 दूसरे स्फीयर पे हैं। तो ये जो Q1 और Q2 था, अब ये Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, क्योंकि दोनों जो Q1 और Q2 जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं दोनों स्फीयर्स पे आफ्टर सिनेरियो 2। तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हम इनको, तो इस पे हम यूजिंग इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, हाफ Q1 प्लस Q2, हाफ Q1 प्लस Q2, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन इधर आ गया, r स्क्वायर इधर आ गया, ये r स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ से ये सामने चले गए इक्वेशन के। अब ये अगर 1/4 Q1 प्लस Q2 स्क्वायर हो गया,
right? This is equal to 0.036 into r square into 4 pi epsilon. 4 भी उधर चला गया और q1 plus q2 रह गया, which is equal to 4 multiplied by 0.036 multiplied by 15 to 10 power minus 2 sorry 15 to 10 power minus 2 multiplied by 4 pi epsilon. एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दें और ये होल हो गया अंडर रूट. अब इसका आंसर जो है वो q1 प्लस q2 का वो आएगा 2 माइक्रोकूलम. ये आंसर है. तो वी नो कि ये दोनों मिल के 2 माइक्रोकूलम्स बनाते हैं. Now using that equation in the first equation, यानी कि using, मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देता हूँ और अच्छा, using equation 1 सॉरी equation 1 और वो equation क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 जो है वो हम q2 जो है वो लिख देते हैं q1 is equal to 2 माइक्रोकूलम माइनस कूलम माइनस q1, ठीक. and this is equal to 1.08 न्यूटन. अच्छा, एक चीज जो वो इम्पोर्टेंट थी सवाल के शुरू में, सॉरी ये 0.108 न्यूटन है. एक चीज जो सवाल के शुरू में लिखा हुआ था कि दे आर जो उनके चार्जेस हैं वो सफेयर 1 पे और सफेयर 2 पे वो ऑपोजिट हैं. तो व्हाट वी डू नो इज कि इधर q1 पॉजिटिव है और q2 माइनस नेगेटिव है, या q जो हमने इनिशियली assumption ले ली, यू कैन टेक ईदर ऑफ द assumption बट वन ऑफ देम इज अ नेगेटिव. सो जो आंसर आएगा वो भी एक्चुअली नेगेटिव में आना चाहिए बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव विद अ नेगेटिव क्वांटिटी. तो नेट रिजल्ट माइनस आना चाहिए. तो इट्स बेटर टू यू राइट माइनस 0.108 न्यूटन बिकॉज वी नो कि यहाँ पे माइनस आता है. अब q1 इसको रिजॉल्व करें तो q1 स्क्वायर, ये माइनस q1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम्स है और q1 इज इक्वल टू माइनस माइनस 0.108 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन. नाउ ये वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट आएगी. q1 जो है और q1 स्क्वायर, ये इसका मतलब है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए आपने वही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना होता है विच यू हैव स्टडीड इन योर हाई स्कूल, यानी कि x इज इक्वल टू या q1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब q1 a इसमें जो है वो -1 है, b जो है वो 2 इंटू 10 पावर -6 है और c जो है वो 0.108 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.142 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो कि है 8.85 इंटू 10 पावर -12. ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी जा रही बट बेसिकली ये वैल्यूज आपने इसमें प्लेस कर देनी है. तो यू विल हैव टू आंसर्स फॉर q1. इनमें से एक जो है वो है 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम और -1 इंटू 10 पावर -6 कूलम्स. इसका मतलब है कि एक इनमें से q1 ले लें और दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो q2 होगा. सो यू वुड नो द इनिशियल चार्जेस ऑन ईच सफेयर. तो अगर हमने इनिशियली सफेयर 1 पे पॉजिटिव चार्ज लिया था तो दैट मीन्स के इस पे 3 इंटू 10 पावर -6 कूलम्स है सफेयर 1 पे, और जो सफेयर 2 है उसको हमने नेगेटिव एज्यूम कर लिया था. यू कैन टेक ईदर, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. उसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो गया. This means के 3 माइक्रोकूलम एंड 3 जो Q2 है वो -1 माइक्रोकूलम हो गया. So that ends
the 4 questions for this tutorial. 2 of them were easy, 2 of them were difficult, but hopefully आपको कुछ idea हो गया होगा इनको resolve कैसे करना है, and this would help you in your assessments and understanding of chapter number 25. Thank you.